नमस्कार प्रिय साथियों, मैं आपका अपना आर.एस. कुमावत और आज लेके आया हूँ मैं आपके लिए किसान आंदोलनों से जुड़ा हुआ एक खास आंदोलन जो कि इतिहास में प्रसिद्ध है, बिजोलिया किसान आंदोलन से। प्रिय साथियों, जो बिजोलिया किसान आंदोलन है वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा किसान आंदोलन था जो कि अहिंसात्मक था, यानी इसमें से कुछ भी मतलब कि किसी की हत्या नहीं हुई या मारपीट नहीं हुई, ऐसे कुछ मामले अपने को सामने नहीं आए। और ये राजस्थान का नहीं बल्कि पूरे भारत का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन था। ये लगभग 44 वर्षों तक चला था प्रिय साथियों। 44 वर्ष तक ये चलने वाला किसान आंदोलन था। अब बात करते हैं हम इस पर विशेष रूप से। देखिए प्रिय साथियों, जो बिजोलिया नाम की जगह है वो भीलवाड़ा में स्थित है। इसी भूमि से जुड़ा हुआ ये आंदोलन था, तो इसलिए हम इसको बिजोलिया किसान आंदोलन के नाम से जानते हैं। देखिए प्रिय साथियों, अगर हम बिजोलिया के बारे में अगर शुरुआत से बात करें तो मेवाड़ के जो महाराणा थे सांगा, उन्होंने खानवा के युद्ध में एक प्रथा शुरू की थी, यानी खानवा युद्ध होने से थोड़ा पूर्व, जिसका नाम था पाती परवन प्रथा। इस प्रथा के अंदर प्रिय साथियों क्या हुआ कि जो जितने भी राजपूत थे उन्होंने इसमें हिस्सा लिया और यहीं से आए हुए थे। जगनेर का जो अशोक परमार था उसने भी इसमें भाग लिया था खानवा के युद्ध में। तो उससे प्रसन्न होकर राणा सांगा ने उपरमाल की जागीर है जो उपहार में अशोक परमार को दे दी थी, जो कि जगनेर का था। अब देखिए प्रिय साथियों, उपरमाल यानी किसे कहा जाता है कि जो बिजोलिया से लेकर भैंसरोडगढ़ के बीच की भूमि है उसे उपरमाल कहा जाता है। देखिए इस तरह कुल मिलाकर जो बिजोलिया ठिकाना है उसकी स्थापना अशोक परमार द्वारा की गई थी। और जो ठिकाना था, पहले कई श्रेणियों में ठिकाने विभाजित होते थे, ए श्रेणी का, बी श्रेणी का, इस तरह। तो जो बिजोलिया ठिकाना था यह वो ए श्रेणी का, यह प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। और इसी बिजोलिया का जो प्राचीन नाम है, पूर्ववर्ती नाम है, वो विजयवली था। देखिए साथियों, यहाँ पर जो आंदोलन हुआ उस आंदोलन का एक मुख्य कारण था कि यहाँ पर जो कर लगाए गए थे किसानों पर, वो ये मुख्य कारण था। और आंदोलन का मूल कारण हो गया लाग बाग एवं बेगार जो कर हैं उनके विरोध में ये आंदोलन चलाया गया था। देखिए प्रिय साथियों, किसानों से बहुत से प्रकार के टैक्स लिए जाते थे, यानी कि कर लिए जाते थे, और उस समय बिजोलिया में सबसे ज़्यादा कर लिए जाते थे। यानी आगे आपको बताऊंगा कि इसमें 84 प्रकार के कर लिए जाते थे। हर किसी प्रकार का छोटी छोटी बात के लिए टैक्स लिया जाता था। तो टैक्स लेने के कम से कम 3 तरीके थे, यानी कि भू राजस्व वसूलने के इनके पास 3 तरीके थे, यानी कि भूमि से संबंधित 3 तरीके के कर लिए जाते थे ठिकानेदारों के द्वारा। तो देखिए प्रिय साथियों, एक होता है लाटा। पहला लाटा का ये अर्थ होता है कि शुद्ध अनाज के रूप में वसूला गया लगान, यानी कि फसल तैयार हो गई पककर और उसको फसल को निकाल लिया गया, यानी शुद्ध रूप से फसल जो अपने पास आई है, गेहूँ आया है, अनाज आया, जो भी है, वो डेयरी लगाकर और उसमें से हिस्सा ठिकानेदार को देना। ये तो हो गया लाटा। फिर होता है खड़ी फसल में वसूला गया लगान, यानी कि जो जागीरदार है वो आता था और पूरी फसल को देख लेता था कि हाँ भी इतनी हो जाएगी अनुमान के हिसाब से, और इसके बाद में आपके हिस्से के लिए इतना टैक्स आया, इतना आपको भरना होगा, या इतने क्विंटल गेहूँ आपको देनी होगी। उसके बाद वो चला गया। उसके बाद चाहे आंधी आए, बारिश आए, ओले आए, फसल खराब हो, कुछ भी हो, लेकिन उस किसान को उतना अनाज ठिकानेदार को या जागीरदार को देना ही पड़ता था। ये था, इसको कहते हैं कुंता। अब देखिए बिगोड़ी का मतलब है शुद्ध अनाज के रूप में, नगद रूप में वसूला गया लगान, यानी नगद पैसे देकर वसूला गया लगान बिगोड़ी कहलाता था। अब देखिए कि प्रारंभ कहाँ से होता है और किस तरह से इसकी रूपरेखा आगे हमने बनाई है। देखिए कि बिजोलिया किसानों के प्रारंभ में इनके ऊपर 84 प्रकार के कर थे। 84 प्रकार के कर थे। तो इसके लिए क्या हुआ कि 84 प्रकार के शुरुआत में कर लगाए गए थे। इनके विरोध के लिए जब इनका विरोध शुरू हुआ तो बिजोलिया के किसानों ने प्रथम बैठक की, वो की थी
हाँ, तो देखिए साथियों, जो बिजोलिया के किसानों द्वारा प्रथम बैठक की गई वो की गई थी गिरधारीपुरा गांव में। और यहाँ पर रंगाराम धाकड़ एक किसान थे जिनकी पिता की मृत्यु हो गई थी। और मृत्यु भोज पर जब लोग एकत्रित हुए तो बैठे बैठे लोगों ने ऐसी बात की और यहाँ से इसकी शुरुआत हो गई। मतलब कि लोगों ने इकट्ठा होना प्रारंभ किया और यहाँ से इसकी शुरुआत मानी जाती है। देखिए प्रिय साथियों, इस बैठक के अंतर्गत दो व्यक्तियों को चुना गया। एक थे नानजी पटेल और एक थे ठाकरी पटेल। उनको जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हैं, यानी कि मेवाड़ रियासत का ठिकाना था ये बिजोलिया, तो अब मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास उनकी समस्याओं को अवगत कराने के लिए भेजा था। यहाँ पर दो व्यक्ति चुन लिए गए थे, नानजी पटेल और ठाकरी पटेल। जब इनको अवगत कराने के लिए भेजा तो फतेह सिंह ने क्या किया कि फतेह सिंह ने इनकी जांच के लिए एक क्या है कि जांच कमेटी गठित की। जांच करने के लिए एक आयोग बनाया जिसका नाम था हमीद हुसैन, यानी कि इस अधिकारी के ही रूप में एक जो संगठन बनाया, इसका हेड था हमीद हुसैन नाम का व्यक्ति। और फतेह सिंह ने जो बिजोलिया के किसान थे उनकी बातें सत्य है या नहीं है, इस बात के लिए जांच करने को भेजा। लेकिन क्या हुआ कि धीरे धीरे जब इस रिपोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, कि ना तो किसानों के हक में दिया ना ठाकुर के हक में दिया, और इन्होंने बात को वहीं दबा दिया गया। तो अब जो बिजोलिया का उस समय ठाकुर था कृष्ण सिंह, इसको पता चल गया कि जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह हैं वो भी मेरे साथ हैं। तो इस बात का इन्होंने फ़ायदा उठाया और यहाँ से जब जो व्यक्ति शिकायत करने के लिए गए थे नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, उनको अपने ठिकाने से निष्कासित कर दिया, मतलब कि बाहर निकाल दिया। प्रिय साथियों, अगर ये नहीं समझ में आया तो थोड़ा सा बता दूं। जैसे कि ये एक रियासत हो गई जो कि मेवाड़ रियासत है, और इसके अंदर अब छोटे छोटे हिस्सों में इसको बांट दिया जाता था। यानी ये केंद्र होता था और आगे ये ठिकानेदार होते थे। इस समय मतलब कि ये जैसे कि यहाँ पर ये जो ठिकाना है ये पूरा का पूरा मेवाड़ है, इतना कितना का आप यूँ समझिए। और ये केंद्र है जहाँ पर फतेह सिंह महाराजा बैठते हैं। एक एरिया डिसाइड होता था, मान लीजिए कि इतना एरिया बिजोलिया का है, और अब इस समय जो बिजोलिया का ठाकुर है वो कृष्ण सिंह है, यानी कि इतने एरिया का जो संचालन कर रहा है वो कृष्ण सिंह कर रहा है। और वो किसके अंडर में कर रहा है, यानी महाराजा फतेह सिंह के अंडर में कर रहा है। इस प्रकार भी आप समझ सकते हो। तो यहाँ का जो ठाकुर था उन्होंने क्या किया कि निष्कासित कर दिया था ठाकरी पटेल और नानजी पटेल को। अब देखिए फिर यहाँ का जो शासक कृष्ण सिंह था उसने 84 कर तो पहले थे और 85 माह एक नया कर लगाया था, यानी ठाकुर ने चंवरी कर लगाया था। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछ लिया जाता है चंवरी कर किससे संबंधित है, या कौन से आंदोलन से संबंधित है, या चंवरी कर क्या है। तो प्रिय साथियों, चंवरी कर वो कर था जो भी किसान अपनी लड़की का यानी कि विवाह करेगा तो उसे 5 रुपये का टैक्स है वो ठाकुर को देना होगा। कुल मिलाकर बात ये थी कि पहले 5 रुपये उस टाइम में बहुत हुआ करते थे, यानी कोई भी अगर किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो शादी का खर्च तो अलग है, उससे पहले उन्होंने अपनी बेटी की शादी करने के लिए 5 रुपये जो कर है वो ठाकुर को जमा करवाना होगा। तो 1903 में ये कृष्ण सिंह ने कर लगाया था, लेकिन इसके बाद में इतनी बड़ी रकम उस टाइम कोई भी नहीं भर पाया और किसानों ने अपनी बेटियों की शादी करना बंद कर दिया। कम से कम 1 साल तक किसी भी किसान ने बेटी की शादी नहीं की और इसलिए 1904 में ये चंवरी कर स्वतः समाप्त हो गया। अब देखिए 1905 में ठाकुर कृष्ण सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र है जो पृथ्वी सिंह, वो नया ठाकुर बन गया यहाँ पर। तो जब ये नए ठाकुर बने तो यहाँ पर इन्होंने एक विशेष आयोजन किया, यानी कि दूर दूर के राजा महाराजाओं को बुलाया और एक भव्य पार्टी का आयोजन किया। और उसमें भी जो नया ठाकुर बनता था वो भी अपना कुछ कर है जो वहाँ के महाराणा को देता था, यानी कि फतेह सिंह को वो ठिकानेदार था, वो नया ठिकानेदार बनता था तो वो अपने महाराणा को कुछ कर देता था। तो इस दौरान पृथ्वी सिंह ने मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह को तलवार बंदाई कर चुकाया था। प्रिय साथियों, तलवार बंदाई। अब जो तलवार बंदाई कर था
इन्होंने भव्य आयोजन किया, बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ, तो प्रत्येक यानी ठाकुर वो बनाए, लेकिन आम जनता पर इन्होंने 7 रुपये का क्या है कि ये टैक्स मतलब जनता के हिस्से में आया, यानी प्रत्येक परिवार को 7 रुपये कर चुकाना होगा। ये उनका 86वां कर था प्रिय साथियों उस समय। यानी कि 1906 में ठाकुर पृथ्वी सिंह ने किसानों पर तलवार बंदाई कर लगाया, जो कि प्रति परिवार 7 रुपये कर था। अब देखिए कि अब आगे जाकर क्या हुआ कि ठाकुर पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उनका पुत्र था केसरी सिंह, जो कि अल्प आयु था, मतलब छोटा था, इसलिए बिजोलिया जो शासन है उसकी बागडोर प्रत्यक्ष रूप से मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के हाथों में चली गई थी। यानी कि 1913 में क्रम से क्या हुआ कि आगे चलते हुए कि जो पृथ्वी सिंह उनका तो देहांत हो गया, लेकिन उनका जो पुत्र है वो अभी अल्पायु था, यानी कि ठाकुर बनने के योग्य नहीं था, इसलिए प्रत्यक्ष रूप से केंद्र के पास चला गया और मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के हाथों में आ गया। और यहीं पर फतेह सिंह के द्वारा एक बिजोलिया का फिर नया ठाकुर बना दिया गया, जिसका कुछ समय के लिए बनाया था, जिनका नाम था अमर सिंह राणावत। अमर सिंह राणावत जब यहाँ पर आए तो ये नए नए थे और उन्होंने किसानों के हाल देखे, तो इन्होंने कुछ थोड़ा सा किसानों के हक में एक कदम उठाया। और अमर सिंह ने क्या किया जी, पूर्व निर्धारित जितने भी कर हैं किसी भी कर को हटाया नहीं, बल्कि उनको घटाकर, यानी कि उनका मत मूल्य घटाकर 1/3 कर दिया, यानी कि मत मूल्य घटाकर 1/3 कर दिया। अब मतलब जितना भी उनका था उसमें से 1/3 रह गया, बाकी सब इन्होंने हटा दिया था, लेकिन कर कोई नहीं हटाया था, उनका मूल्य घटा दिया गया। अब देखिए इसके प्रारंभिक जो कर्ता में मुख्य जिनके नाम आते हैं वो आते हैं साधु सीताराम दास। हर परीक्षा में लगभग यहीं से प्रश्न उठ जाता है कि बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन था, तो साधु सीताराम दास। लेकिन मुख्य रूप से इसमें कई व्यक्ति हैं कि साधु सीताराम दास है, फतेह सिंह चारण है, ब्रह्मदेव है, रमा देवी है। ये जो रमा देवी 2018 सेकेंड ग्रेड में अपना प्रश्न आ चुका है, और उसके अलावा प्रेमचंद भील भी हैं, तो आप इसे याद कर लें। या तो प्रश्न इस तरह भी आ सकता है, साधारण सा प्रश्न आएगा तो कि प्रारंभिक नेतृत्वकर्ता कौन थे, 4-5 नाम हो गए, उनमें से एक साधु सीताराम दास आ जाएगा, या महिला का पूछेंगे तो रमा देवी आ जाएगा। और या फिर ऐसा हो सकता है कि 3 पॉइंट इसमें से दे देंगे, जैसे साधु सीताराम दास हो गया, फतेह चारण हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, और एक कोई और दे देंगे जैसे राम नारायण चौधरी हो गया, या इस प्रकार कोई भी दे देंगे, तो वो पूछ लेगा कि बिजोलिया आंदोलन में इनमें से निम्न में से किसने सहयोग नहीं किया था। इस तरह के प्रश्न बनते रहते हैं। अब देखिए कि आगे देखिए 1914 में यहाँ जो इसका सेकंड चरण है उसकी शुरुआत होती है। 1914 के अंदर हरिभाई किंकर व विजय सिंह पथिक ने मिलकर इन दोनों ने मिलकर ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में क्या किया कि एक विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना की। यानी कि हरिभाई किंकर और विजय सिंह पथिक ने ओछड़ी गांव चित्तौड़गढ़ में विद्या प्रचारिणी सभा की क्या की, इन्होंने स्थापना की, और उसी समय सभी मुख्य नेता इसके सदस्य थे। यानी कि जो ये स्थापना की ये किसान आंदोलनों से संबंधित है, और उस समय के जहाँ पास के जितने भी मुख्य नेता थे वो सभी इसके सदस्य थे। विजय सिंह पथिक का इस आंदोलन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और जो ये विजय सिंह पथिक है इनको भारत आ जाए या राजस्थान आ जाए, एक दोनों का एक ही आंसर होगा, यानी भारत में या राजस्थान में, इसमें विजय सिंह पथिक को किसान आंदोलनों का जनक कहा जाता है। प्रिय साथियों, याद रखने वाली बात है कि किसान आंदोलनों का जनक कौन है, तो किसान आंदोलनों का जनक है विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के बारे में कुछ बात देख लेते हैं। जैसे विजय सिंह पथिक है, इनका जन्म हुआ था वो 1882 के अंदर गुंठावली गांव बुलंदशहर यूपी में हुआ था। और जो इनका मूल नाम था, यानी कि जो प्रारंभिक नाम था, ये इन्होंने अपना नाम बाद में रखा था। जो विजय सिंह पथिक है इनका पहले मूल नाम भूप सिंह गुज्जर था, और ये यूपी से राजस्थान आके रहने लगे थे। इन्होंने अपनी पहचान छुपाने के लिए अपना नाम विजय सिंह पथिक रखा था। इनकी एक पुस्तक है जो है व्हाट आर दी इंडियन स्टेट, ये इनके द्वारा एक लिखित पुस्तक है। चर्चित नाम है जैसे इनके किसान मित्र या किसान आंदोलनों का जनक। ये बात हो ही गई अपनी।
देखिए कि ये दो मैंने गोले लगा रखे हैं, वीर भारत समाज और वीर भारत सभा। ये थोड़ा सा दोनों अलग अलग मैटर है इसलिए लगा दिए गए हैं कि 1910 में वीर भारत समाज की स्थापना की थी। वीर भारत समाज की स्थापना विजय सिंह पथिक द्वारा की गई है। और बाद में क्या हुआ कि टोडगढ़ जेल में इनको बंदी बनाया गया, लेकिन ये टोडगढ़ जेल से फरार हो गए थे। पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को कांग्रेस के अधिवेशन में उठाया था। प्रिय साथियों, हम क्रम से मतलब कि सारे किसान आंदोलन कर रहे हैं। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो आपके लेफ़्ट हैंड की तरफ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, आप वो बटन दबाइए और उसके बाद में जो ऑप्शन आता है उसको आप ऑल पर कर दीजिए, ताकि घंटी का निशान दबाइए और घंटी के निशान के दबाने के जितने भी ऑप्शन आते हैं आप ऑल पर करिए, ताकि हमारे द्वारा डाला गया हर वीडियो सबसे पहले आप तक ही पहुंचे। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि 1910 के अंदर भी वीर भारत सभा की स्थापना की गई थी। थोड़ा याद रखना, वो 1914 के अंदर की गई है और ये जो की गई है ये भी 1910 के अंदर की गई है और ये भी 1910 के अंदर की गई है, लेकिन वो वीर भारत समाज है और ये वीर भारत सभा है। यानी जो वीर भारत सभा है वो केसरी सिंह बारठ व गोपाल सिंह खरबा के द्वारा की गई है। इससे पहले हमने जो ये पढ़ा था कि विद्या प्रचारिणी सभा, जो हम पढ़ के आए हैं, ये विद्या प्रचारिणी सभा। अब विद्या प्रचारिणी सभा के बारे में देखिए कि 1906 में विद्या प्रचारिणी सभा के अधिवेशन के दौरान साधु सीताराम के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने ये आंदोलन में भाग लिया था। यानी कि जो विद्या प्रचारिणी सभा है उसमें एक अधिवेशन हो रहा था। यहाँ पर मुख्य रूप से बड़े बड़े जो नेता हैं वो यहाँ पर शामिल हुए थे, लेकिन जो विजय सिंह पथिक है इनको साधु सीताराम ने आग्रह किया कि आप आइए और हमारे बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़िए। तो इनके कहने पर जो विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान से जुड़ गए थे और इसमें अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करने लगे थे। अब देखिए पथिक ने विजय सिंह पथिक ने किसानों के अंदर जन जागृति लाने के लिए सर्वप्रथम एक प्रताप नामक समाचार पत्र जारी किया और जिसका प्रकाशन कानपुर से किया गया। कानपुर यूपी में है और कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी ने करवाया था। पथिक ने लोगों में जानकारी लाने से सर्वप्रथम प्रताप नामक समाचार पत्र जारी किया। देखिए ये समाचार पत्र जारी किया वो विजय सिंह पथिक ने किया था, जिसका नाम था प्रताप। लेकिन इसका प्रकाशन कानपुर से गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा करवाया गया था। और यहाँ पर एक प्रिय साथियों तुलसी बिल डाकिया था इस आंदोलन में, इसने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये जो डाकिया था ये किसान आंदोलन से संबंधित जुड़े हुए करीबन 40 किलोमीटर तक घूम कर पर्चे बांटता था, डाक बांटता था किसानों में जागृति लाने के लिए। इसका भी महत्वपूर्ण योगदान है। आगे देखिए कि पथिक ने ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना की। ऊपरमाल पंच बोर्ड का एक अन्य नाम है किसान सूचना केंद्र का गठन किया। इसकी जो स्थापना की थी वो हरियाली अमावस्या को बेरीसाल गांव में की गई थी प्रिय साथियों 1917 के अंदर। बहुत बार तो सनी पूछा जाता है कि ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई, तो 1917 में की गई। प्रश्न यह है कि किसने की, तो विजय सिंह पथिक ने की। कहाँ पर की गई, तो बेरीसाल गांव में की गई। किस दिन की गई, हरियाली अमावस्या के दिन की गई। और इसका प्रथम सरपंच किसे बनाया गया, तो मन्ना पटेल को अध्यक्ष या सरपंच इसका बनाया गया था। इसका अन्य नाम क्या है, तो किसान सूचना केंद्र इसका अन्य नाम है। यहाँ से भी प्रश्न मोस्टली हर बार आता रहता है। आगे देखिए कि 1919 में क्या हुआ कि जो मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह है वो उन्होंने इस आंदोलन की जांच के लिए एक आयोग बनाया, जिस आयोग का नाम था न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य। न्यायमूर्ति बिंदुलाल भट्टाचार्य एक आयोग बनाया और किसानों के लिए जांच के लिए भेज दिया गया, लेकिन इसके भी कोई खास रिजल्ट नहीं आए प्रिय साथियों।
पथिक ने वर्धा यानी कि जो वर्धा नाम की जगह वो महाराष्ट्र में, और यहाँ पर रहते हुए एक राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की, यानी कि RSS राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। और वर्धा से इन्होंने एक समाचार पत्र जारी किया, राजस्थान केसरी, किसानों में जन जागृति लाने के लिए। लेकिन अगले ही साल नेक्स्ट क्या हुआ कि जो राजस्थान सेवा केंद्र है इसको वर्धा से उठाकर और इसका मुख्यालय राजस्थान के अजमेर को बना दिया गया, और अजमेर की ब्यावर तहसील से प्रकाशित समाचार इन्होंने पत्र शुरू कर दिए, यानी कि यहाँ से आप समाचार पत्र निकालने शुरू कर दिए। जो बिजोलिया से 2 समाचार पत्र शुरू किए थे, नवीन राजस्थान और तरुण राजस्थान। पहले ये नवीन राजस्थान था, बिजोलिया किसान आंदोलन के समय इसका नाम नवीन राजस्थान था, और फिर इसका नाम तरुण राजस्थान हो गया बेगू किसान आंदोलन के समय। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि इस तरह समय बीतता गया, आंदोलन जारी रहा, और अब से पहले उन्होंने हामिद हुसैन और बिंदुलाल भट्टाचार्य नाम से भी 2 आयोग गठित कर दिए गए हैं मेवाड़ के महाराणा द्वारा, लेकिन अभी तक इसका कोई रिजल्ट नहीं आया। लेकिन फिर क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार द्वारा आंदोलन की जांच करने के लिए भेजा गया आयोग अब फतेह सिंह द्वारा नहीं बल्कि ब्रिटिश सरकार पर दबाव बढ़ने लगा कि धीरे धीरे इतना आंदोलन लंबा क्यों चल रहा है, क्या कारण है। तो इसके लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा एक आयोग भेजा गया, और उस आयोग का नाम था हॉलैंड आयोग, यानी कि मिस्टर ट्रेंच इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे, लेकिन आयोग का नाम था मिस्टर ट्रेंच इनके अध्यक्ष का नाम था, और आयोग का नाम था हॉलैंड आयोग। प्रिय साथियों, हॉलैंड से बातचीत करने के लिए, जो हॉलैंड यहाँ पर आए थे उनसे बातचीत करने के लिए कम से कम यहाँ पर 5 व्यक्तियों को चुना गया हॉलैंड आयोग से बात करने के लिए। हॉलैंड आयोग से यहाँ पर बात करने के लिए 5 सदस्यों को भेजा गया था, और वो सदस्य से सरपंच मोतीलाल, नारायण पटेल, हरिभाई किंकर, रामनारायण चौधरी और माणिक्यलाल वर्मा। देखिए, इसकी एक ट्रिक है। प्रश्न ये आ सकता है कि हॉलैंड आयोग से बात करने के लिए निम्न में से कौन सा सदस्य भेजा गया था। ये प्रश्न कम आने की संभावना है, बल्कि ये प्रश्न ज़्यादा आने की संभावना है कि कौन सा व्यक्ति नहीं भेजा गया था। ऊपर के अपने जितने भी नाम पढ़ गए हैं, जैसे विजय सिंह पथिक इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो इसमें आ सकता है। तो देखिए नहीं में, तो देखिए इसकी एक ट्रिक है, राम नाम है के, राम नाम है के। तो इसकी एक ट्रिक होगी, ये वैसे भी अपने बोलते रहते हैं कि राम नाम है के, इस तरह से। तो देखिए ये ट्रिक, रा से हो गया रामनारायण चौधरी, मैं से हो गया माणिक्यलाल वर्मा, आगे ना से हो गया नारायण पटेल, फिर मैं से हो गया मोतीलाल, और है के से हो गया हरिभाई किंकर। इस तरह ये 5 नाम आप इस ट्रिक में भी सेट कर सकते हैं कि राम नाम है के। तो ये जो 5 व्यक्ति हैं इनको हॉलैंड आयोग से बात करने के लिए इनको भेजा गया था। और इस हॉलैंड आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट है वो 1922 के अंदर सौंपी थी, और 1922 में 84 प्रकार के करों में से जो 35 प्रकार के कर हैं उनको शीघ्र समाप्त करने की घोषणा कर दी थी। लेकिन सरकार ने इनको थोड़ा कम करने का आश्वासन दे दिया था, लेकिन पूर्ण रूप से इनको कम नहीं किया गया था। फिर देखिए आगे तीसरा स्टेप चलता है। फिर अगर इन्होंने फिर घोषणा, हॉलैंड आयोग ने तो ये कह दिया कि जो 84 प्रकार के कर हैं उनमें से 35 प्रकार के जो कर हैं वो अवैध हैं, उनको हटाए जाए, वो जायज़ नहीं है जनता से जो कर लिए जा रहे हैं। इन्होंने सिफारिश की थी इन्होंने कि वो शीघ्र से शीघ्र समाप्त कर दिए जाएं, लेकिन ऐसा पूर्ण रूप से नहीं हुआ। अब देखिए कि जब 1923 के अंदर बेगू आंदोलन चला था, इसी के साथ यहाँ बेगू नाम की जगह है वहाँ पर भी आंदोलन चला था, तो उसके अंदर जब विजय सिंह पथिक ने यहाँ से वो हट गए थे थोड़ा, और उस आंदोलन में नेतृत्व करने गए थे विजय सिंह पथिक, तो उसके अंतर्गत पथिक को गिरफ्तार कर लिया गया था। और पथिक के बाद में जो राजस्थान लोक सेवा संघ है जिनके ये पथिक संस्थापक थे, उनके कार्यकर्ताओं में मुख्य कार्यकर्ता माणिक्यलाल वर्मा थे। तो कुल मिलाकर जो पथिक के बाद इन्होंने मूल रूप से जो बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व है वो विजय सिंह माणिक्यलाल वर्मा ने किया था।
लेकिन क्या हुआ कि जब विजय सिंह पथिक मेवाड़ जेल से 1927 के अंदर रिहा कर दिए गए तो क्या हुआ प्रिय साथियों, जो पथिक एवं माणिक्यलाल वर्मा के बीच में मतभेद हो गया था। यानी कि पहले विजय सिंह पथिक संभाल रहे थे, फिर उनको बेगू किसान आंदोलन के समय बंदी बना लिया गया। लेकिन 1927 में जब उनको मेवाड़ जेल से छोड़ा तो आकर फिर वो इस आंदोलन में आए तो विजय सिंह पथिक व माणिक्यलाल वर्मा के बीच में मतभेद हो गया। इसी मतभेद होने के कारण विजय सिंह पथिक ने ये आंदोलन छोड़ दिया गया और पथिक के बाद यहाँ पर जो मुख्य रूप से नेतृत्व किया था वो जमनालाल बजाज व हरिभाऊ उपाध्याय के हाथों में अब इस किसान आंदोलन की डोर आ गई थी प्रिय साथियों। तो अब देखिए आगे कि जो जमनालाल बजाज एवं मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच में एक समझौता हुआ 1931 के अंदर कि जमनालाल बजाज एवं मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव प्रसाद के बीच समझौता हुआ इस बात को लेकर, आंदोलन को लेकर। लेकिन ये समझौता तो हो गया था, लेकिन इनकी पूर्ण शर्तों पर जो मेवाड़ के प्रधानमंत्री सुखदेव हैं वो नहीं उतरे थे। यानी कि जो मेवाड़ सरकार है, यानी कि फतेह सिंह और सुखदेव जो इनके पीएम थे, इन्होंने जो इनके बीच समझौता हुआ ये स्थायी समझौता नहीं हुआ, ये बातचीत के द्वारा हुआ था और जिसको बाद में इन्होंने नहीं माना था। आगे चलते चलते फिर क्या होगी कि अंतिम बार समझौता हुआ, अंतिम समझौता मोस्ट समझौता हुआ था, ये लिखित समझौता हुआ था और उसके बाद किसानों पर लगे हुए सारे कर हटा दिए गए थे। तो देखिए माणिक्यलाल वर्मा व 1941 के अंदर अब ये आंदोलन यहाँ पर समाप्त हो गया था कि माणिक्यलाल वर्मा व मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य के बीच 1941 में, और यहाँ पर एक पीए था उस समय मेवाड़ का, 1941 में पीए विलिकिंस की सहायता से हुआ था ये जो समझौता हुआ था। इनकी सहायता से यहाँ पर लिखित समझौता हुआ और इस समझौते के बारे में किसानों को अवगत कराने के लिए एक व्यक्ति भेजा था जो उस समय भू राजस्व अधिकारी था, मोहन सिंह। तो यहाँ पर क्या हुआ कि प्रिय साथियों, किसानों को अवगत कराने के लिए भेज दिया गया और यहाँ पर लिखित समझौता हो गया और इसके बाद में आंदोलन समाप्त हो गया था। एक दो और इससे मोस्ट तथ्य हैं जहाँ से सीधे प्रश्न आते रहते हैं। और ये अपना आंदोलन समाप्त हो चुका है और माणिक्यलाल वर्मा और सर टी राघवाचार्य के मध्य जो लिखित समझौता हुआ उसके बाद में ये आंदोलन समाप्त हो गया था और किसानों पर जो कर लगे थे वो हटा दिए गए थे। देखिए कि बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान एवं भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है और ये लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला आंदोलन था। देखिए प्रश्न ये आता रहता है कि बिजोलिया आंदोलन के अंदर किस जाति ने सर्वाधिक भाग लिया। तो बिजोलिया और बेगू दो ऐसे किसान आंदोलन हैं जिसमें सर्वाधिक धाकड़ जाति के लोगों ने भाग लिया था। धाकड़ जाति के लोग इसमें सर्वाधिक हिस्सा लेने वाले थे। जय हिंद जय भारत, ये अपना सबसे बड़ा आंदोलन था जो बिजोलिया किसान आंदोलन, ये अपनों ने आज पढ़ लिया है। इसके बाद में बेगू बूंदी इस तरह के आंदोलन अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।